हेलो स्टूडेंट, सभी को जय माता दी। बायोलॉजी का एक 20 से 22 क्वेश्चन है इस वीडियो में, जो अलग अलग एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें हमें सारे क्वेश्चन को हल करना है। सबसे पहले तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। ये रहा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग है? अपेंडिक्स, ए ऑप्शन है अपेंडिक्स, दूसरा है मोलर दंत, मोलर टीथ, तीसरा है डायफ्राम, चौथा है सेंट्रियोल। तो इसका जो आंसर है पहले वाले क्वेश्चन का वो है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है जो कि अभी भी बहुत सारे लोगों में, मतलब एक अपेंडिक्स पूंछ होती थी पहले, उसी को हम अपेंडिक्स बोलते हैं। कई बार ये हड्डी जो है अभी भी है, वो हड्डी कई बार बढ़ जाती है, उसका ऑपरेशन होता है। तो इसका आंसर होगा अपेंडिक्स, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्र क्रोमोसोम क्या है? गुणसूत्र क्या है? क्वेश्चन है क्रोमोसोम या गुणसूत्र क्या है? तो देखें ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। ऐसा है क्या? नहीं है। ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन वैसे ही गलत होगा। सभी कोशिकाओं में प्रत्येक समय दिखाई देते हैं, ऐसा भी नहीं होता है। क्रोमोसोम कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते हैं। कोशिका विभाजन जब नहीं हो रहा होता है तब सेल में क्रोमोसोम दिखाई नहीं देते हैं। और कोशिका विभाजन में भी जो मेटाफेज वाली स्टेज होती है उसमें स्पष्ट एवं मोटे दिखाई देते हैं। अगर क्रोमोसोम का अध्ययन करना होता है तो वो मेटाफेज अवस्था में हम अध्ययन करते हैं। सी ऑप्शन देखते हैं। एक मुख्य घटक के रूप में डीएनए से बने होते हैं। ए एकदम राइट आंसर है। इसका आंसर होगा सी। एक मुख्य घटक के रूप में, कंपोनेंट के रूप में किसके से बने होते हैं? तो डीएनए के। क्रोमोसोम बनते किससे हैं? डीएनए से। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल इसका फुल फॉर्म होता है डीएनए का। डी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। मानव कोशिकाओं में संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक होते हैं। ये भी बिल्कुल रॉन्ग आंसर है, क्योंकि ये मानव शरीर से भी बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं जिसमें और ज़्यादा पाए जाते हैं, मानव शरीर से भी ज़्यादा मिलते हैं। अगला देखें तीसरे नंबर का क्वेश्चन। शरीर पर हार्मोनों का प्रभाव होता है। शरीर पर हार्मोनों का प्रभाव कैसा होता है? तो देखें ऑप्शन नंबर ए, अंगों में उत्तेजना, स्टिमुलेशन ऑफ ऑर्गन, हाँ ठीक है। उत्प्रेरक प्रकार, कैटालाइटिक फंक्शन, ये भी ठीक है। यथार्थ वृद्धि, हाँ ये भी ठीक है। विभिन्न अंगों के प्रकारों का समन्वय, ठीक है। इनमें से ये सारे ही काम कर रहा है। यथार्थ वृद्धि, अगर वृद्धि की बात करें तो ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो एक हार्मोन की बात होगी यहाँ, तो इसका आंसर हम सी नहीं लगा सकते हैं। अगर बात करें विभिन्न अंगों के प्रकारों का समन्वय, ठीक है ये करवाते हैं, लेकिन ये अकेला नहीं होगा इसमें। अंगों में उत्तेजना, अगर इसकी बात करें तो ये भी सही है, लेकिन इसका जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो बी होगा, क्योंकि इन सब कामों के लिए क्या होता है, ये उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। इस सारे काम को उत्प्रेरक, मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए और उस अंग को उस कार्य करवाने के लिए वो उत्प्रेरक कर देते हैं उसको। तो ये उत्प्रेरक के रूप में काम करते हैं। तो इसका आंसर होगा तीसरा, एकदम से सही आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। केवल नर मेढक ही टरटराते हैं, क्यों? क्योंकि मादा मेढकों में बाग कोश नहीं होते हैं। इसका आंसर सीधा सीधा होगा। जो नर मेढक होते हैं उनके अंदर बाक कोश पाए जाते हैं, इसलिए नर मेढक ही टरटराते हैं। जो आपको मेढक के टरटराने की आवाज़ आती है वो ओनली नर मेढक की आती है, मेढकी की नहीं आती है। जो मेढक की फीमेल होती है उसमें बाक कोश नहीं पाए जाते हैं। तो इसका आंसर ए एकदम से सही होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं उसके कारण होता है, जीवाणुओं के द्वारा होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, एकदम से सही। लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होते हैं उसके वजह से दूध दही में परिवर्तित होता है। शैवाल इसका आंसर होगा नहीं, कवक होगा नहीं, खमीर होगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखें। रेशम के कीड़े खाद्य पदार्थ, रेशम के कीड़े का खाद्य पदार्थ क्या है? कीड़े मकोड़े नहीं होगा, कीड़े मकोड़े नहीं होगा।
सहतूत के पत्ते, इसका आंसर होगा बी, सहतूत के पत्ते। ना घास होगा ना पानी होगा, सहतूत के पत्ते इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन है स्तनधारी प्राणी में भ्रूण गर्भ में माँ से प्राप्त करता है, भ्रूण गर्भ में माँ से प्राप्त करता है, तो क्या क्या प्राप्त करता है देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल नहीं, इस वाले आंसर को, ए वाले को तो कार्बन डाइऑक्साइड देख के ही काट दो, क्योंकि माँ के गर्भ में बच्चे को कार्बन डाइऑक्साइड, माँ के गर्भ से कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल भी प्राप्त नहीं करता है। CO2 गैस बच्चे के लिए हानिकारक होते, बच्चे के लिए क्या हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते, इसलिए CO2 गैस का तो यहाँ पे हो गई नहीं, CO2 देख के ही काट दो। आगे देखते हैं और ऑप्शन इसके बी ऑप्शन देखें, खनिज लवण, ठीक है, खनिज लवण तो प्राप्त करेगा। यूरिया को प्राप्त बिल्कुल नहीं करेगा, ये माँ का यूरिया बच्चे के पास नहीं पहुँचता है, तो इसको भी काट देंगे, बी भी आंसर नहीं होगा। खनिज लवण सही है, ग्लूकोज सही है, ऑक्सीजन सही है, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। वे सूक्ष्म जीव जो सड़े गले पदार्थों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं कहलाते हैं डिकम्पोजर, मतलब जीवाणु, विषाणु, फफूंदी, अपघटक। आंसर होगा डी, अपघटक। डिकम्पोजर यानी अपघटक, ठीक है, आंसर डी अपघटक होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी होता है। टिश्यू कल्चर का अध्ययन किसके लिए उपयोगी होता है। जीव जंतु के लिए, पौधों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, आनुवांशिकी के लिए। इसका आंसर होगा डी, आनुवांशिकी के लिए। आनुवांशिकी के क्षेत्र में टिश्यू कल्चर, मतलब एक टिश्यू कल्चर से पता चलता है आनुवांशिकी के क्षेत्र में एक अलग ही योगदान है टिश्यू कल्चर का। ये जो नई नई आपको किस्म मिल रही हैं वो किससे मिल रही हैं, तो टिश्यू कल्चर से। संवर्धन, टिश्यू का जो ऊतक संवर्धन होता है उसी से कहीं ना कहीं आनुवांशिकी में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा ही रहा है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बच्चे का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्रों से। सीधा आंसर होगा, देखो पहला आपके पास पहला ऑप्शन है पिता के गुणसूत्रों से, सही है। माता के गुणसूत्रों से नहीं होता है, माता पिता दोनों के से, हाँ ठीक है, लेकिन पिता के गुणसूत्र में मायने रखते हैं, किसी के द्वारा नहीं, सब रॉन्ग है, पिता का गुणसूत्र से। अगला क्वेश्चन है, त्वचा का मुख्य संघटक कौन है। त्वचा का मुख्य संघटक कोलेजन, बहुलक, पॉलीमर, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्ल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कोलेजन। कोलेजन एक प्रकार की प्रोटीन है। कोलेजन क्या है, तो कोलेजन एक प्रोटीन है और यह प्रोटीन त्वचा में पाई जाती है, और यहाँ पे लिखा है मुख्य संघटक, तो त्वचा में कोलेजन नाम की प्रोटीन पाई जाती है और त्वचा का ही पूछा गया है, तो कोलेजन होगा। और अगर इसका एक क्वेश्चन और भी पेपर में आता है कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सी प्रोटीन बॉडी में मिलती है, तो वो भी कोलेजन होगा, क्योंकि आपकी बॉडी का सबसे बड़ा जो अंग है वो त्वचा है। पूरे त्वचा में कौन सी प्रोटीन है, तो कोलेजन, तो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन भी कोलेजन ही होगी। अगला क्वेश्चन है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। तो सोते समय जो BP होता है वो घटता है, ना बढ़ेगा ना घटेगा ना कुछ होगा, सिर्फ घटेगा, तो इसका आंसर ए ऑप्शन नहीं होगा, आंसर होगा इसका बी। सोते समय BP जो ब्लड प्रेशर होता है, जो रक्तदाब होता है, वो क्या होता है, घटता है। यहाँ पे लिखा है सी ऑप्शन में पहले घटता है फिर बढ़ता है, ऐसा नहीं होता है, पहले जैसा होता है ऐसा भी नहीं होता। अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 13। देखें 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है। श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का प्रमुख कार्य है रक्त को शुद्ध करना, शरीर के विभिन्न अंगों तक खाद्य सामग्री पहुंचाना, रोगों से रक्षा करना, इनमें से कोई नहीं। रक्त का WBC का पूछ रहे हैं, WBC का मुख्य कार्य क्या है, तो रोगों से रक्षा करना। आंसर हो जाएगा इसका सी, रोगों से रक्षा करना। प्रतिरोधक क्षमता जो होती है हमारे शरीर की, जो इम्यूनिटी बनाती है, प्रतिरोधक जो क्षमता बनाती है, प्रतिरक्षा तंत्र बनाते हैं, वो WBC ही होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर प्रभाव पड़ता है। पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से लंबाई में अत्यधिक वृद्धि होगी, शरीर का असंतुलित विकास होगा। सही बात है, अगर पीयूष ग्रंथि से ज़्यादा हार्मोन निकलेंगे तो शरीर का असंतुलित विकास होगा। इसका आंसर बी ही होगा, सही आंसर होगा इसका बी ऑप्शन। और
और भी देखना है सो देख लो, आंसर बी ही होगा इसका। शरीर का टेढ़ा मेढ़ा होना, हाँ ठीक है टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन वही है कि असंतुलित विकास होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, इसको तो आंखें बंद करके आप सब लगा सकते हैं कि तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कशेरुकी भ्रूण के विकास का क्रम निम्नलिखित में से किस समूह में सही क्रम दर्शाया गया है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि कशेरुकी का जो विकास होता है तो सबसे पहले अंडा बनता है, उसके बाद अंडे के बाद फिर प्रोसेस शुरू होती है। तो यहाँ लिखा है तूतक, यहाँ लिखा है कोरक, तो दो ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे। ये आपका ए वाला कट गया, ये आपका बी वाला कट गया। अब बात करें सी और डी की, तो सी में भी अंड है और डी में भी अंड है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब देखते हैं सही कौन सा होगा इसका आंसर। तो देखें, बात करें तो पहले नंबर पे अंड सही है, पहले नंबर पे एग ही होता है। एग स्पर्म से फर्टिलाइजेशन करके क्या बना लेता है, जायगोट बना लेता है। फिर उसके बाद की जो स्टेज होती है उसको तूतक बोलते हैं, उसके बाद की स्टेज को कोरक बोलते हैं और फिर कंदुक बोलते हैं। ये एकदम सही है सी आंसर, सी आंसर इसका एकदम से सही होगा। देखें अगले क्वेश्चन की ओर चलें। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रत्येक जीवित कोशिका में पाया जाता है। प्रोटीन, पर्णहरित, मांड, हीमोग्लोबिन। पर्णहरित अगर क्लोरोफिल की बात करें तो ये सिर्फ मिलेगा हमें पादप कोशिकाओं में। यहाँ पे कोई ऐसा कुछ नहीं दिया गया है कि पादप कोशिका की बात हो रही है या एनिमल कोशिका की बात हो रही। यहाँ पे लिखा है प्रत्येक जीवित कोशिका में, तो दोनों की बात हो रही। हीमोग्लोबिन, ए हीमोग्लोबिन आपको मिलेगा सिर्फ उस कोशिका में, किस में मिलेगा, ये एनिमल सेल में। मांड ये अलग टाइप की चीज़ है, कुछ ऐसा है ही नहीं। अब बात करें प्रोटीन, तो सही आंसर प्रोटीन होगा, जो कि आपको पेड़ पौधों में भी मिलेगा। और आपको प्रोटीन कहाँ मिलेगा, तो एनिमल सेल में भी मिलेगा। हम पढ़ते हैं एनिमल सेल में जो राइबोसोम होता है उसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यद्यपि शरीर से ऊष्मा निरंतर निकलती रहती है फिर भी शरीर का ताप नहीं गिरता, इसका क्या कारण है। अच्छा, रक्त का सारे शरीर में भ्रमण, पहला ऑप्शन। दूसरा, श्वासोच्छ्वास से ऊष्मा मुक्त होती है। अच्छा, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ लिख रहा है कि ऊष्मा निरंतर निकलती रहती है पर शरीर का तापमान नहीं गिरता, तो ऊष्मा मुक्त होती रहती, तो ये तो होगा नहीं, तो बी तो हम वैसे ही काट दें। सूर्य से ऊष्मा का निरंतर अवशोषण, ठीक है। गर्म भोजन का नियमित, ये नहीं होगा। सूर्य से और रक्त का सारे शरीर में भ्रमण, परिभ्रमण, जो रक्त घूमता रहता है उसके वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ऑप्शन नंबर ए एकदम से राइट है आपका आंसर। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक क्रियाशील पेशी रक्त को देती है। एक क्रियाशील पेशी रक्त को देती है, क्या देगी रक्त को ये क्रियाशील पेशी। क्रियाशील पेशी क्या, बॉडी की सारी पेशियां हैं, ब्लड को मैं क्या छोड़ती हूँ, ब्लड से क्या लेती हैं। तो यहाँ बात हो रही ब्लड को देने की, रक्त को देने की, तो रक्त को क्या देती है, CO2। अगर ऐसे ही क्वेश्चन इसका ये होता है कि रक्त से क्या लेती हैं तो आंसर होता है, हो जाता ऑक्सीजन, लेकिन रक्त में क्या छोड़ती हैं, क्या देती हैं, तो CO2। हमारे शरीर से CO2 को ग्रहण करता है रक्त, और रक्त कहाँ पहुँचता है, फिर हार्ट में पहुँचता है, हार्ट से लंग्स में पहुँचता है, लंग्स में प्योर हो जाता है, लंग्स में जाके वो उसमें क्या होता है, जो गैस हैं गैसों का एक्सचेंज होता है और ऑक्सीजन को लेके आता है पूरे बॉडी में, पुनः वही क्रिया दोबारा से चलना शुरू हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन, प्रवाल क्या है। प्रवाल यानी कोरल, तो एक प्रकार का जीव होता है कोरल, जो कि समुद्र में पाया जाता है। तो यहाँ पे लिखा भी है एक समुद्री जीव, ना तो बनकाष्ठ होगा ना जड़ी बूटी होगी। और सबसे दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ कोरल सागर में स्थित है, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूरब में स्थित है, जो सब दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है। और अगर कभी भारत में पूछे कि भारत में कोरल चट्टान कहाँ है, तो जो लक्षद्वीप है वो भी कोरल चट्टान, वहाँ पे कोरल चट्टान पाए जाते हैं। और कोरल से क्या बनाया जाता है, तो जो कोरल जीव होती है, प्रवाल होती है, इससे मूंगा बनता है। मूंगा जो रत्न होता है वो कोरल से ही बनाया जाता है, कोरल का ही होता है मूंगा रत्न, जिसे लोग बाग पहनते हैं, रिंग्स बना के, ईयर रिंग बना के यूज करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा हड्डी का तत्व नहीं है।
हड्डी का तत्व नहीं, हड्डी में मतलब अच्छा इसका एक क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन है जो हड्डी में नहीं पाया जाता, तो कैल्शियम हड्डी में मिलेगा आपको, फास्फोरस भी हड्डी में मिलेगा, और जो ऑक्सीजन है वो पूरे बॉडी में ही आपको मिलती है। क्या नहीं मिलता है, नहीं पूछा है, नहीं वाले क्वेश्चन अच्छे से देखा करो, अंडरलाइन किया करो, नहीं पूछा है तो आंसर होगा इसका कार्बन। कार्बन जो है वो नहीं होता है, जो नहीं होता है वही है इसका आंसर। ठीक है, तो 21 का जो आंसर है वो है आपका ए। ठीक है, ये आपके 21 क्वेश्चन थे, 21 के 21 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए, डिस्कशन कर लिया इन 21 क्वेश्चन का। और अब मैं इन क्वेश्चन को पहले आपको कॉपी पेन लेके हल करना है, उनके आंसर लिखना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।